नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी हुई पुस्तक अक्टूबर जंक्शन। कल हमने इसका पहला अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। 10 साल पहले अक्टूबर 2010 बनारस बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहां सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक डीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है। हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है। कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं न कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहां जहां कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं, वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। चूंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिज्जेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिज्जेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। ये कहानी शुरू ही न हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने का बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज तमाम कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफे की टेबल पर है। दोनों ने एक एक पिज्जा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल न पूछा होता, तो शायद यह कहानी शुरू ही नहीं हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू, कहां अटक गई है आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। सुदीप ने कहा, आईट इज ओके। मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूं। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहां बीएचयू में एक कविता का इवेंट था। वहां से इनविटेशन आया तो सोचा, शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहां आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। सॉरी, मैं समझा नहीं। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े जाएगा। वेल, मैं बस इतना बोलूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहां कहां कैद है, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे।
दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूंकि भीड़ बहुत थी, तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर एक दो लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि एक दो लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहां बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर? शहर मतलब जहां की मेन हूं या जहां मैं रहती हूं? मोस्टली लोगों के दो शहर होते हैं। एक जहां के हम होते हैं और एक जहां हम रहते हैं। हो? वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे। जहां तुम रहती हो? दिल्ली? और तुम्हारा? मुंबई। और तुम रहने वाली कहां की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूं। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ। मजा आना चाहिए बस। मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। क्या? क्या तुम गंभीर हो? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। डील क्या दी? तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो। तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हो। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हो। सुदीप यादव। एक मिनट, एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूं। नाम के पहले लग गया है, मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्जा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्जा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज्यादा समझ नहीं अब। मैं अखबार नहीं पढ़ता। इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहां बनारस में बैठकर आराम से पिज्जा खा रहा है, और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूं। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था, और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहां रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे। सुदीप ने अपना पिज्जा खत्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूं। न ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूं। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा। और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया, और वहां वो उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी, वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था, वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है।
हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांध कर तो मर ही सकता हूं। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती है, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती है। चित्रा को उम्मीद न होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखा नहीं। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहे। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। 10 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसे ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश करने लगा। वह टहलते हुए 80 से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों को बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि यहां आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम दिस इज बनारस। बनारस यही है, इसे महसूस करो। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट। नाउ गिव 100 रुपी नोट। लेक्स रुपेश ब्लेसिंग इन 100 रुपेश ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहना, सोनिया के पपेट हो। जे 2019 चुनावे बदे कांग्रेस या प्रियंका के उतारी तब बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जिए। राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थीं। वह वहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल गांजा चाहिए? एकदम A1 माल है सर।
सर पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे, सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से दो फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने एक दो कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका तीसरा महीना था। वे यहां से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट माल ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी, जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वह 100 रुपये का नोट देखकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 10 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे। 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पू। चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओह, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में ये बताओ, चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी पाए कि नहीं? हां, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यही फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहां हूं। रोज इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूं। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहां हूं। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया? कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल यह था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको यह तो नहीं लग रहा कि मैं चेप हो रहा हूं? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो तुम प्लीज, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगी। अब बताओ, आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर
कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफे बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला लिया। मुझे ये चीज बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज बनाओ और एकाएक एक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूं। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वे सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर न रही हो। ऐसी शामें कभी कभार आती है जब कोई जल्दबाजी न हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने न दे। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी करती है के बजाय कभी कोई यह क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश न करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू है। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूं, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहां रुक रहा हूं। कल तो सारनाथ जाऊंगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहां से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घुमा। वह बनारस क्यों आया था? इसकी सही वजह यह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर न होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाली कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीदकर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12वें के बाद 2 साल तक तो वह आईआईटी जेई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था, उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में
जब दुनिया भर में कई कंपनियों बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज्यादातर पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने के कगार पर चली गई थी। लेदेकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह यह एक कंपनी को अगले 2-3 साल चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे खूब घूम पाए। खैर, यह तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहां जाकर रोए और हमें चुप कौन कराएगा। खैर, चित्रा का फोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज्जेरिया कैफे में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफे के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूं। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। जरूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज्यादा लंबी कहानी थोड़े होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज्जेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे। बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें खत्म हो गई है, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाए। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप ये सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं है। जब ऑन्टो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑन्टो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गंवाए मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विथ लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली, 10 अक्टूबर 2010। उन ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उलटा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं। तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली तुम मुझे भेज देना। ये कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10-10-10 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा।
सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहां पर चित्रा के बारे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डिवोर्स न होना ज्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ न कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वह कभी न कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंह हफट थी तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वह जिंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑन्टो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूं या बहुत दुखी, ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से निकालकर पैसे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वह बाद में कभी कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थीं। वे उससे ज्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए सोचा था कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कंपनी मिल। लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे एलर्जी होती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो, फिर खा लेना। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वह शायद नहीं पीता। लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं कहाँ रो रहा था? देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूं। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ।
इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे। जो थे भी, वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको जमीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता था कि उसने जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता था कि वह उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह एक पांव जमीन पर रखना चाहता था। इसीलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है। खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को यह प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे। लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को भी सुनना पड़ेगा। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहां बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊं कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैक खत्म करते हुए बताया। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं। इतनी बातचीत में बात 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी। वह गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, न जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा है, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वह फक फक कर बच्चों जैसे रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे रो क्यों रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमजोर पड़ती है,
नहीं तो हीरो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती है। वह अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहां नहीं रोता तो यह चित्रा उसे गले न लगाती। चित्रा अगर उसे गले न लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पेग भर रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है। फिर दोनों हंसे पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहां अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था। था मतलब? 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर रो क्यों रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़े कोई रोता है यार। अच्छा, पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के। हाँ पक्का, कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। क्या आपको यकीन है? खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी? चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह रो क्यों रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है। सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी, सुबह वह उसको कहां से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज ही रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार, रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल्ला करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब आ गई तो वो भी पढ़ेंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद। नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने कैरियर तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात। तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उससे पीछा कैसा छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या, लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो? हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो किसी को पता न चले, कोई शोर न मचे, कोई न रोए। सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट न लिखे जाए, न ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं न कभी बूढ़ी होने वाली हूं, न ही कभी मरने वाली हूं।
चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हां या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूं। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फोटो खींची। फोटो को एक दो बार देखा, फोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने क्यों ऐसा किया होगा। चित्रा अपनी जिंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट न हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख दे रहा हूं कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बड़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को खत्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वे मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, ये बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मोमेंट को आजाद कर दिया। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को दो चार बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं है बाबा को, यह आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भोंग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी, बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूं। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की हैं। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मियां सदियों से सब दे रही है। उधर बाबा ये सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा ये धूम धड़क्का साथ लिए। क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा। मौकूफ हुआ जब अन्न और जल खरबार अटारी चौपारी क्या खासा, तनसुख है मसलन क्या चिलमन, पर्दे फर्श नए क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मग्न हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा
आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले। नजीर अकबराबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा। जब लात चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतरकर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो। जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा। तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा। रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या? कोई पैसे ऐसे उड़ाता है? इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार, प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 चुके हैं। थोड़ी देर हो गई? सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती। चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? छोड़ो यार, तुम भी कहां इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए, नहीं बताना। अरे बताओ, बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूं कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फोटो आए मेरी, न्यूज रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें। तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी। बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। चित्रा और सुदीप ठहठाकर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियां भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। साथ रोना साथ हंसने से ज्यादा बड़ी चीज है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहां होगा? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? नहीं, मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके जोड़ा, बाद। हाँ,
अगर किसी दिन बहुत उदास होना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वह इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? ये घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियां इसीलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो न हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चले? चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार? उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सके। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो, ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 5:30 और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूं, एयरपोर्ट साथ चलते हैं। मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊं। फ्लड तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 से जाते हुए देखा। पिज्जेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30। बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वहीं सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी। जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, तुम अगर किताब खत्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शेयर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 में ही दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ न कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी। उंगलियां अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वह वहीं कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने जितनी जल्दी थी। लाइन में जब बस 2-3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट छोड़ ही रही हो तो मुंबई चलो साथ में। मुंबई आकर क्या करूंगी? थोड़ा रो लेना।
फिर कभी आऊंगी। चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को हटाते हुए कहा। फिर कभी नहीं आता। सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रूमाल में कैद कर लिया। वह सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई। फिर कभी जल्द ही आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहां उसने 10 अक्टूबर 2010 की तारीख डाली थी, वहां पर उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011। बस एक साल बाद मिलते हैं। इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। लास्ट कॉल फॉर द गेस्ट्स फ्लाइंग टू दिल्ली। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छू कर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसने फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतजार था। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को ले आती है तो बीजेपी वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं है सर। तो ये था इस पुस्तक का अध्याय 2। कल हम इसका अध्याय 3 पढ़ेंगे।